हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पीपीबी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके स्क्रीन के सामने भी लिखा आ रहा है कि एएफएम के क्वेश्चंस, आईएफएस के क्वेश्चंस सॉल्व, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको ये फाइल को डाउनलोड करना है। एक बार आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपकी अब तक की जो प्रिपरेशन है वो कितनी आपने की है, कितने अच्छे से की है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारा जैब का मास्टर कोर्स ले सकते हैं। तो अभी जैब 85 कोड यूज करके आप 85% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप खुद से प्रिपेयर कीजिए, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो फाइल है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं पीपीबी की। तो पीपीबी में सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ए एंड बी। 4 मॉड्यूल हैं, पास होना है, 50 से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं हमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन से हैं? ए और बी मॉड्यूल आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, और सी और डी में से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन कभी भी ये कम क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इवन अगर 25-30 मार्क्स का पेपर भी सी और डी मॉड्यूल में से आता है, तो 25 एंड 30 मार्क्स कैन मेक इट और ब्रेक इट इन द एग्जाम। तो इन्हें आपको एटलीस्ट सी और डी के बेसिक्स आपको करने हैं, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो ये पुराने एग्जाम्स के हिसाब से हमने मई का एग्जाम भी देखा है, तो मेजरली ए और बी में से आता है। लेकिन अक्टूबर में मैंने फील किया था कि स्लाइटली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मॉड्यूल सी और डी में से वो इंक्रीज हो गए थे, केस स्टडीज जो है डी मॉड्यूल में से पूछी गई थी। ठीक है, तो हम कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें कि पीपीबी में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले पहले क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्या ट्रेंड है, और फिर उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है कि अच्छा पहले ये आ चुका है तो सिमिलर ही ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पीपीबी में आपको फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज पूछे गए हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज इन टेरर फाइनेंसिंग। तो इसमें रेजिंग जो है ये टेरर फाइनेंसिंग का एक स्टेज है, तो ये फैक्ट है एक। ठीक है, एक तरीके से क्रैमिंग वाली चीज है ये। फिर है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल holds office for a term of 5 years from the date on which he assumes office or until he attains the age of dash years whichever is earlier। तो जो आपके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और अप टू द एज ऑफ 65 whichever is earlier। तो ये क्या है, फैक्ट बेस्ड है, रट्टा ही है इसके अंदर, आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी है। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द बैंक विल एक्ट एज अ ट्रस्टी। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना आपकी बुक का, उसमें अलग अलग रिलेशनशिप्स बताए हैं कि बैंक और कस्टमर के बीच में किस टाइप के रिलेशनशिप्स क्रिएट हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जब एक कस्टमर बैंक आता है अपनी पासबुक अपडेट करवाने, और गलती से उसने अपना ज्वेलरी बैग जो है वो बैंक में छोड़ दिया, तो इस केस में बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करेगा। ठीक है, सेफगार्ड करेगा उस सामान को जब तक वो कस्टमर लेने नहीं आता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका आंसर दे देते, तो सी ट्रस्टी इसका आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सी है? डॉल्फिन हैज बीन कॉइन्ड फॉर स्पीयर फिशिंग अटैक्स डायरेक्टेड स्पेसिफिकली एट सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पे जो फिशिंग अटैक टारगेटेड होते हैं ना, उन्हें वेलिंग बोलते हैं। वेल मछली होती है ना, उससे वेलिंग, नॉट डॉल्फिन। तो डी जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको फिशिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिशिंग के आगे टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के साइबर अटैक्स हो सकते हैं। तो साइबर अटैक्स के अगर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है तो ये आप आराम से कर लेते। उसके बाद आपको आ सकते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात आप जो नोटिस करेंगे वो ये है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब आपका मॉड्यूल डी में से आया था सत्यम कंपनी का जो स्कैम हुआ था इन 2008-9, उसके रिगार्डिंग केस स्टडी थी, एथिक्स की केस स्टडी थी। तो इतनी ही बड़ी केस स्टडी थी। पीपीबी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो ये केस स्टडी है, और इसका क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग फ्रॉम दिस केस स्टडी इज इनकरेक्ट। ठीक है, major unethical acts are either initiated or actively supported by the frontline workers।
तो मेजर अनएथिकल एक्ट्स जो होते हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं इनिशिएट करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है। बड़े बड़े कांड जो है वो वर्कर नहीं करेगा, बड़े बड़े जो घोटाले होंगे वो टॉप मैनेजमेंट के लोग करेंगे, जैसा कि सत्यम में किया था रामलिंगम राजू एंड उनके ब्रदर ने अनएथिकल कंडक्ट किया था, और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठाए गए थे इंडिया में। तो ए है यहाँ पे आंसर। तो इसमें आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, आपको जल्दी से डाटा को स्किम करना आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं आपसे। स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो उसके रिगार्डिंग, ये स्कीम है ना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि इट इज KVIC इज द नोडल एजेंसी एट नेशनल लेवल, करेक्ट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मर्जिंग प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, करेक्ट। Its objective is to generate employment opportunities, correct. Private banks cannot participate, ये incorrect है। तो 1 2 3 यानी कि सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। मेरा रिकमेंडेशन है न्यूमेरिकल्स मत करो, एक ही महीना बचा है, टाइम नहीं है 1 2 4 न्यूमेरिकल के चक्कर में सारी प्रिपरेशन नहीं खराब करनी है। स्टिल किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, यहाँ पे क्रॉप लोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। KCC लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि स्केल ऑफ फाइनेंस दिया है पेडी का, बाजरा का, पेडी 1.5 हेक्टेयर में है, बाजरा 1 हेक्टेयर में है, तो क्रॉप इंश्योरेंस 1000 रुपए पर ईयर है। तो बताओ इसके अंदर आपका KCC का फर्स्ट ईयर का लिमिट कितना होगा। तो आपका लिमिट होगा 121,250, ठीक है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर तो आपको KCC वाले क्वेश्चंस आते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड वाले, ठीक है, अभी नया कुछ स्टार्ट मत करो, अभी कुछ भी नया स्टार्ट मत करो। तो अभी हम किस टाइप के क्वेश्चंस और पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेम फैक्ट बेस्ड आ सकते हैं, जैसे कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, कोऑपरेटिव में नहीं है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में है, रीजनल रूरल बैंक्स में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एप्लीकेबल है, वो एक्ट एप्लीकेबल है। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट बेस्ड है, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए लोन दिया जाता है तो कितने तक के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर की क्लासिफिकेशन मिलती है। तो 20 लाख तक का अगर आपका एजुकेशन लोन है तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर का लोन माना जा सकता है। तो ये क्या है, आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें रट्टा है, ओके। उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर बैंक आपके बिहाफ पे यूटिलिटी बिल्स पे करता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक आपके बिहाफ पे करता है, तो बैंक आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल एजेंट इंडेमनिफाई। तो बैंक आपका एजेंट की तरह काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्लेज कैसे डिफरेंट है मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन से, कैसे डिफरेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लेज द कोलेटरल रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ द प्लेजी, ये मेन डिफरेंस है। जो प्लेज होता है उसमें पोजेशन किसके पास रहता है, लेंडर के पास रहता है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। फिर हाँ, एक ना डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे BN श्री कृष्णन, जस्टिस BN श्री कृष्णन ने एक कमेटी को हेड किया था रिगार्डिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉज। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें एक प्रिंसिपल था टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिज्म। तो इसका मतलब क्या है, तो डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डाटा एंड टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिज्म क्या है, कि डाटा प्रोटेक्शन लॉज इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं तो वो बीच में इनकलकेट कर सके, बार बार लॉ को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो इसी के बेसिस पे इंडिया में डाटा प्रोटेक्शन का जो बिल आया था अब एक्ट बन चुका है। तो ये आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें ए करेक्ट आंसर है कि इट रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, एटीट्यूड, स्टैंडर्ड्स एंड बिलीफ दैट कैरेक्टराइज मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइंस इट्स नेचर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या जॉइंटली उनकी वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, तो उससे कॉर्पोरेट कल्चर बनता है। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। स्कीम बेस्ड क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं आपको, जैसे प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम है प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के लिए विसल ब्लोइंग है, किसी को कंप्लेंट करनी है तो उसके लिए प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम है। जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी कंप्लेंट्स कहाँ पे हैं, विजिलेंस कमीशन वो हैंडल करता है, लेकिन प्राइवेट और फॉरेन के लिए अलग से स्कीम बनाई गई है। तो इस स्कीम के अंडर कौन कौन से टाइप की कंप्लेंट्स हैंडल होती हैं, करप्शन की, मिसयूज ऑफ ऑफिस की, क्रिमिनल ऑफेंसेस की, सस्पेक्टेड फ्रॉड की। तो ये सारे टाइप की कंप्लेंट्स कवर होती हैं।
तो ये एक आपको स्कीम जरूर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी एक स्कीम है। आपका एक पूरा चैप्टर है स्कीम्स का, चैप्टर नंबर 40 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एक चैप्टर है मॉड्यूल बी के अंदर। उसमें जो जो स्कीम्स दी गई हैं वो आपको पढ़नी है, तो उन पे क्वेश्चन एक आधा तो आएगा ही आएगा। लास्ट ईयर अटल पेंशन योजना पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको सही बताना है। पहला ऑप्शन गलत है कि अगर आपको लोन लेना है बैंक से अंडर दिस स्कीम, तो आपका कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए जो एसएचजी है। तो ये 12 लिखा है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 3 आएगा। कि अगर आपका एसएचजी डिफंक्ट हो गया, पहले डेड था, दोबारा से रिवाइव किया है, तो रिवाइवल के बाद अगर वो 3 मंथ से एक्टिव है तब उसे लोन दिया जा सकता है। तो ये स्कीम्स में भी देखो, स्कीम में भी ना कहीं फैक्ट है, स्कीम में भी थोड़ा रट्टाफिकेशन तो है ही है, लेकिन कुछ चीजें आप समझ के भी कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा फिर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पूरी चिट्ठी जितनी केस स्टडी आपको पूछी जाएगी, आपको थोड़ी सी छोटी केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। जैसे कि ये है कि अर्जुन एक फार्मर है, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है हिल एरिया के अंदर, और जिसमें बहुत ज़्यादा लैंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लैंड क्लियरेंस कराना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन कंटूरिंग स्टोन वॉल्स बनानी पड़ेंगी। तो उसे लोन लेने जाना है इसके लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या स्टेप लेने पड़ेंगे मिस्टर अर्जुन को। तो मिस्टर अर्जुन को एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी बैंक को कि कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटी की, और साथ में एस्टिमेट्स देने पड़ेंगे कि इंजीनियर ने क्या एस्टिमेट दिए हैं कि कितना खर्चा होगा, और फिर वो लोन अप्लाई कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको केस स्टडी की फॉर्म में पूछा जा सकता है। यही पिछली बार हुआ है पीपीबी में, बेसिक से बेसिक चीज उन्होंने केस स्टडी बना के पूछी है, तो आपको भी उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेम, बहुत हाई चांसेस हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड पे दोबारा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कि सेम आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट ईयर की केसीसी लिमिट निकाल लो, लैंड इतना है, क्रॉप इतने में इतनी उगाई गई है, और क्रॉपिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, और एक एनिमल खरीदा है 15,000 रुपए का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड में 2 लिमिट होती है, एक शॉर्ट टर्म वाली, एक लॉन्ग टर्म वाली लिमिट होती है। तो ये जानवर खरीदना, ट्रैक्टर खरीदना, ये लॉन्ग टर्म लिमिट में आएगा, और शॉर्ट टर्म वाली में क्या आएगा, जो फसल उगाने का खर्चा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको अगर पहले से आता है, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। कंपैरेटिवली इजी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं ये, लेकिन अभी कुछ नया नहीं स्टार्ट करना है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, उसमें भी आपको हर टाइप के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जैब 85 कोड यूज कर सकते हैं। सारे पीडीएफ जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी आपको कोई भी जरूरत हो प्रिपरेशन में, किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे, और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एनरोल्ड होना ज़रूरी नहीं है किसी कोर्स में, हमें मेल करने के लिए या कॉल करने के लिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।